गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लेसन नंबर जो 8 है पूर्ण विश्राम, यह लेसन आज हम सीखेंगे। पूर्ण विश्राम यानी पूरी तरह से आराम, उसको ही पूर्ण विश्राम कहते हैं। यह एक हास्य व्यंग कहानी है। लेखक का नाम है सत्यकाम विद्यालंकार। उन्होंने इस कहानी में भागा दौड़ी में विश्राम के पल मुश्किल से ही मिलते हैं। जब कभी ऐसे अवसर मिलते भी हैं तो घरेलू उलझनों के कारण हम उन पलों का आनंद नहीं उठा पाते हैं। इसी के बारे में इस कहानी में बताया है। रात को सोने लगे तो श्रीमती जी ने आश्वासन देते हुए कहा, यानी जब दिन भर भागा दौड़ी में लेखक थक जाते हैं तब लेखक रात को सोने जाते हैं, तब उनकी जो पत्नी है उन्हें आश्वासन देते हुए कहती है, कल जू पर दिन भर विश्राम कर लेंगे तो थकावट दूर हो जाएंगी। यानी कल हम जू पर जब जाएंगे तब आप वहाँ पर विश्राम करना, आपकी जो दिन भर की थकावट है वह सारी दूर हो जाएंगी। यह उनकी पत्नी उन्हें कहती है। श्रीमती जी ने अपने कर कमलों से घड़ी की गुंडी घुमाकर अलार्म लगा दिया। यानी उनकी जो पत्नी है वह जो घड़ी है उसको अलार्म लगा देती है और खुद बाहर जाकर मोटर का पूरा नुमायना करके यह तसल्ली कर ली कि सूची में लिखा सब सामान आ गया या नहीं। ये उनकी जो पत्नी है घड़ी को अलार्म लगा देती है और बाहर जाकर जो मोटर वह जू पर लेके जाने वाले थे तो उस मोटर का पूरी तरह से नुमायना करती है और तसल्ली करती है। यानी देखती है, खुद देखने के बाद वह खुद तसल्ली करती है कि मैंने जो सूची यानी मैंने जो सामान लिख के दिया था यह सारा सामान आ गया या नहीं, यह स्वयं वह देखती है। सुबह 5 बजते ही अलार्म ने शोर मचाया। यानी जब लेखक की पत्नी ने यह सब देखा और तसल्ली करने के बाद में सुबह जब उठी तब उससे पहले ही अलार्म बजने लगा। यानी सुबह 5 बजे ही अलार्म ने शोर मचाया, यानी बजने लगा। रोशनी होते न होते जू की तैयारी चरम सीमा पर पहुंच गई। यानी जब शाम हुई तब उनकी सारी तैयारी चरम सीमा पर पहुंच गई। यानी अंतिम जो समय था यानी पूरी तैयारी उनकी हो चुकी थी। स्टोव को भी आज ही धोखा देना था। जब लेखक चाय का प्रोग्राम करता है तब वह स्टोव जलाता है, पर जो स्टोव है वह स्टोव जलता नहीं है। तो लेखक कहता है कि स्टोव को भी आज ही धोखा देना था। वह हर मिनट बुझने लगा। यानी स्टोव जो है वह हर मिनट बुझने लगता है, यानी बुझ जाता है स्टोव। आधा घंटा उसमें तेल भरने में, यानी स्टोव में आधा घंटा तेल भरने में लग गया। धोखनी करने में चला गया, यानी आधा घंटा तेल भरने में चला गया। धोखनी यानी पंप लगाना, फिर हवा भरना उसमें स्टोव में, तो वह धोखनी यानी उस स्टोव में हवा भरते हैं। आखिर चाय का प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया। यानी आधा घंटा तेल भरने में गया, फिर थोड़ा टाइम धोखनी करने में यानी पंप लगाने में गया, हवा भरने में गया, फिर भी वो स्टोव जो है वह जला नहीं। फिर आखिर लेखक ने क्या किया कि जो चाय का प्रोग्राम था यानी जो चाय का उन्होंने कार्यक्रम किया था, कार्यक्रम करने वाले थे, चाय का प्रोग्राम करने वाले थे, वह स्थगित कर दिया यानी कैंसिल कर दिया। और हम दत्तचित्त हो तैयारी में जुट गए। यानी चाय का प्रोग्राम उन्होंने कैंसिल कर दिया और वह पूरी लगन से तैयारी में जुट गए। वाटरलू जाने से पहले, यानी लेखक कहते हैं यहाँ पे, वाटरलू जाने से पहले नेपोलियन ने भी ऐसी तैयारी न की होंगी। यानी जब नेपोलियन वाटरलू गए थे तब नेपोलियन ने भी ऐसी तैयारी की नहीं होंगी। ऐसी महत योजनाओं के संपन्न करने में हम पति पत्नी परस्पर सहयोग भावना से काम करने पर विश्वास रखते हैं। यानी नेपोलियन ने भी ऐसी तैयारी की नहीं होंगी, वैसी तैयारी हमने की है। पर उनकी योजनाएं कैसी है कि दोनों जो पति पत्नी है, लेखक और लेखक की जो पत्नी है,
वह दोनों एक दूसरे को मदद करते हैं। सहयोग की भावना यानी एक दूसरे को मदद करना, एक दूसरे को मदद करने में भी विश्वास रखते हैं। सहयोग भावना यानी मदद करना एक दूसरे की, तो एक दूसरे की मदद करना में भी विश्वास वह लेखक रखते हैं। हमारे जीवन का मूल मंत्र है सहयोग, यानी लेखक के जीवन का एक ही मूल मंत्र था सहयोग, यानी मदद करना एक दूसरे की। मन वचन कर्म इन तीनों से होता है, यानी सहयोग कंप्लीट होता है तो उसमें मन वचन कर्म इन तीनों से ही वह कंप्लीट होता है। जीवन का यह मूल मंत्र है, यानी लेखक के जीवन का यह मूल मंत्र था। मुझे भूला न था, यानी लेखक को वह जो मूल मंत्र था वह भुलाना था। श्रीमती जी मुझे मेरे कामों की याद दिलाने लगी, यानी लेखक की जो पत्नी है लेखक को हमेशा याद दिलाती है कि आपको यह सामान लेना है। ऐसे लेखक की पत्नी उन्हें बार बार याद दिलाती है और मैं उनके उपकार के बदले उनकी चिंताओं में हाथ बटाने लगा। हाथ बटाना यानी मदद करना। लेखक की पत्नी जो है लेखक को बार बार याद दिलाती है कि आपको यह सामान रखना है, वह सामान रखना है। पर जब यह सामान रखने के बाद में लेखक भी उनके पत्नी को याद दिलाता है कि आपको भी यह सामान रखना है, यानी चिंताओं में हाथ बटाने लगते हैं। मैं याद दिलाया, यानी लेखक ने यहाँ पे याद दिलाया, यानी मैंने याद दिलाया पूड़ियों के साथ मिर्ची का अचार ज़रूर रख लेना, यानी लेखक अपने पत्नी को याद दिलाते हैं कि पूड़ियों के साथ मिर्ची का अचार भी ज़रूर रखना है। फिर लेखक की पत्नी उन्हें कहती है कि हाँ ठीक है, मैंने पूड़ियों के साथ मिर्ची का अचार रख लिया है। श्रीमती जी बोली, अचार तो रख लूँगी पर तुम भी समाचार पत्र रखना न भूल जाना। यानी देखो दोनों पति पत्नी एक दूसरे का हाथ बटाते हैं और दोनों एक दूसरे को याद दिलाते हैं कि क्या क्या सामान रखना है, क्योंकि उनको जूहू बीच पर घूमने के लिए जाना था। तो दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं सामान रखने के लिए और दोनों एक दूसरे को याद दिलाते हैं कि क्या क्या सामान रखना है। फिर उनकी पत्नी उन्हें याद दिलाती है कि समाचार पत्र ज़रूर रखना, मैंने अभी पढ़ा नहीं है। यानी लेखक के पत्नी ने वह समाचार पत्र पढ़ा नहीं था, इसलिए वह लेखक को याद दिलाती है। मैं बोला वह तो मैं रख लूँगा ही, लेकिन तुम वह गुलबंद न भूल जाना। यानी लेखक की जो पत्नी है वह लेखक को याद दिलाती है कि समाचार पत्र रख लेना, मैंने पढ़ा नहीं है। लेखक समाचार पत्र रख लेता है और लेखक भी अपने पत्नी को याद दिलाता है कि गुलबंद रखना न भूल जाना। गुलबंद यानी उसको हम मोफरेल कहेंगे, जो वो लोकर का रहता है, यानी उलन का जो रहता है दुपट्टा, उसको ही गुलबंद कहते हैं। तो गुलबंद रखना भूलना नहीं, याद से रख लेना, ऐसे लेखक अपने पत्नी को कहते हैं। जो हम पिछले साल कश्मीर से लाए थे, यानी लेखक ने जो ये गुलबंद है कश्मीर से लाया था। जब पिछले साल लेखक कश्मीर घूमने गए थे तब यह गुलबंद उन्होंने वहाँ से लाया था। जूहू पर बड़ी सर्द हवा चलती है, यानी जूहू पर बहुत ठंडी हवा चलती है। सर्द हवा यानी ठंडी हवा चलती है, तो इसलिए वह जो गुलबंद है वह ज़रूर रखना। गुलबंद तो रख लूँगी, लेकिन तुम कहीं बेदिंग सूट रखना न भूल जाना। यानी मैं गुलबंद तो रख लूँगी, परंतु वह अपने पत्नी, जो लेखक की पत्नी है, वह लेखक को याद दिलाती है कि मैंने तो गुलबंद रख दिया है पर आप बेदिंग सूट रखना न भूल जाना। यानी बेदिंग जो सूट है वह ज़रूर आप रखना, नहीं तो नहाना धरा रह जाएगा। यानी नहाने के वक्त बेदिंग सूट पहना जाता है, तब यानी आप नहीं रखेंगे तो अपना जो नहाने का प्रोग्राम है वह कैंसिल हो जाएगा, इसलिए बेदिंग सूट याद से रखना। ऐसी उनकी पत्नी उन्हें कहती है। और तुम कहीं रबर कैंप भूल गई तो गजब हो जाएगा। यानी लेखक की जो पत्नी है, लेखक कहते हैं रबर
कैंप जो है वह भूलना नहीं, नहीं तो गजब हो जाएगा। तो आज हमने इस तरह से लेसन नंबर जो 8 है, इस लेसन का एक पैराग्राफ सीखा है। बाकी का हम कल सीखेंगे। थैंक यू।